जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी की जो हमारी 12वीं क्लास वाली 12th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री वाली जो सीरीज़ चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 16 करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 15 लेक्चर कर चुके हैं, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आवाज़ हो सकता है थोड़ी कम आ रही हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में भी दर्द है और जो काम है बहुत ज़्यादा, तो मतलब थोड़ा सा आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, ओके। तो इससे पहले ये जो हिस्ट्री की बुक है ये बिपिन चंद्र जी वाली है, ठीक। इससे पहले जो हमने 2 चैप्टर में देखा कि किस तरह जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो फैला, उसका प्रचार प्रसार हुआ, अलग अलग वॉयसराय आए, अलग अलग गवर्नर जनरल आए, किस तरह ब्रिटिश लोगों ने बंगाल को जीता, जैसे कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो। किस तरह अवध, मैसूर के हैदर अली से हारने के बाद टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा था उसको हराया, उसको फिर उसकी मृत्यु के बाद। तो इसी तरीके से फिर मराठाओं से हारे अंग्रेज, फिर मराठाओं की आपसी फूट पड़ने के बाद मराठाओं को भी अंग्रेज़ों ने हरा दिया। उनके अंदर मतलब इनकी एक ही पॉलिसी रही कि विभीषण को ढूंढो। हर राज्य के अंदर इन्होंने विभीषण ढूंढा और उसके बाद उस राज्य पर इन्होंने कब्जे कर लिया और विभीषण को भी इन्होंने मार दिया या उसको भी अपनी कठपुतली बना लिया, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह सिख साम्राज्य था जो कि रणजीत सिंह साहब थे, उनके बाद में सिख साम्राज्य का पतन स्टार्ट हुआ और अंग्रेज़ों ने उसको टेक ओवर कर लिया गया। तो यही सब चीज़ें हमने पढ़ी कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार करने के मकसद से, शुरुआत तो व्यापार करने के मकसद से हुई थी, लेकिन पूरा अपना एकाधिकार भारत के ऊपर कर लिया गया, भारत की जनता का शोषण किया गया और हर राज्य पर कब्जा कर लिया। तो इससे आगे हम अब देखेंगे कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा 1757 से 1857 के बीच, ठीक है। तो चलिए करते हैं। भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया लेने के बाद इस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उपयुक्त तरीके तैयार करने पड़े। जाहिर सी बात है, भारत कोई छोटा मोटा चिद्दू सा तो देश है नहीं, भारत एक बहुत ही विशाल देश है। और उस वक्त तो जो इधर पाकिस्तान वाला इलाका है वो भी भारत के अंदर ही आता था, ठीक है। और इधर बांग्लादेश वाला इलाका भी, मतलब आज के भारत और उस वक्त के भारत की तुलना करें तो उस वक्त का भारत बहुत बड़ा था, ठीक है। तो उस वक्त के भारत पर नियंत्रण रखना, शासन चलाना, उसके लिए अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग अलग तरीके अपनाने पड़े, तैयार करने पड़े। 1757 से 1857 की लंबी अवधि के दौरान कंपनी की प्रशासनिक नीति अक्सर बदलती रही, फिर भी इसने अपना मुख्य लक्ष्य कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। ये इसी दौरान की बात कर रहा है, 1757 से 1857 के दौरान। बहुत लंबी अवधि है ये, 100 साल की। तो इस दौरान कंपनी की जो प्रशासनिक नीतियां हैं वो अक्सर बदलती रहती थी, प्रशासन के दौरान नए नए नियम आते रहते थे, लेकिन इसका जो मुख्य लक्ष्य था इसने उसको भी कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। और मुख्य लक्ष्य क्या था? कंपनी का मुनाफा और सभी चीज़ों पर पूरा पूरा कंट्रोल। वे लक्ष्य थे कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी, भारत पर अधिकार को ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद बनाना, जो पूरा पूरा कंट्रोल जो किया था भारत पर सभी चीज़ों पर, उसको ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद बनाना, तथा भारत पर ब्रिटिश पकड़ को कायम रखना और उसे सुदृढ़ करना। अब ये बात चल रही है 1757 से 1857 के आसपास की। इसी दौरान बीच में 1776 ईस्वी में जो अमेरिका था वो आज़ाद हो गया था, ठीक है। इसके अब आगे बढ़ते हैं। कायम रखना और उसे सुदृढ़ करना, इसके अतिरिक्त जितने उद्देश्य थे वे इन उद्देश्यों की मदद के लिए
थे भारत सरकार का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया और विकसित किया गया था। जो मेन मेन लक्ष्य थे वो तो यही थे कि कंपनी का मुनाफा और भारत पर अधिकार ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद बनाना और भारत पर ब्रिटिश पकड़ कायम रखना। दोनों का एक ही मतलब है। इसके अलावा और जो भी प्रशासनिक बदलाव किए गए वो सभी इन्हीं तीन मकसद को पाने के लिए सपोर्टिव बदलाव थे। ठीक है। इस मामले में मुख्य जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था ताकि बिना व्यवधान के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और इसके संसाधनों का दोहन किया जा सके। आगे देखते हैं सरकार का ढांचा। नाक बंद पड़ी है बिल्कुल सांस भी मुंह से ही लिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण कर लिया तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नया परिवर्तन करने का उनका नाम मात्र का भी इरादा नहीं था। हुआ क्या था, 1765 ईस्वी में उन्होंने बंगाल पे अपना पूरा पूरा नियंत्रण कर लिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने। तो जब इन्होंने उस पर नियंत्रण करा था उस वक्त इनका कोई ऐसा एम नहीं था, कोई ऐसा मकसद नहीं था कि भाई उसके जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें कुछ बदलाव करे। वे सिर्फ अपना लाभकारी व्यापार जारी रखना चाहते थे। उनका मकसद ही ये था सिर्फ मुनाफा कमाना और चाहते थे कि कर वसूल कर उसको इंग्लैंड भेजते रहें। ठीक है, टैक्स को। वर्ष 1765 से 1772 तक जब दोहरी शासन व्यवस्था चल रही थी, भारतीय अधिकारियों को पहले जैसा काम करने की अनुमति थी, लेकिन ऐसा वे ब्रिटिश गवर्नर तथा ब्रिटिश अधिकारियों की देखरेख में ही कर सकते थे। हमने पढ़ा कि किस तरह अंग्रेज लोग भारत के राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया करते थे, लेकिन वो डायरेक्ट उस पर शासन नहीं करते थे पहले। ठीक है, वो क्या करते थे, विभीषण को ढूंढा, ये मान लो विभीषण है, इसको सपोर्ट किया और इस मेन राजा को मरवा दिया, फिर इस विभीषण को बिठाया और इसको अपनी कठपुतली बनाकर बिठाया। ये जो विभीषण था इसको राजा बना दिया, लेकिन वो नाम मात्र का राजा था। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों की गुलामी करता था, उन्हीं के आदेशों का पालन करता था और कोई भी डिसीज़न इनसे पूछे बिना, इनकी सहमति के बिना नहीं ले सकता था। ठीक है, तो उन्हीं की देख रेख में तो यही ये कह रहा है कि काम करने की अनुमति थी, लेकिन ऐसा वे ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश अधिकारियों की देख रेख में ही कर सकते थे। भारतीय अधिकारियों के पास दायित्व थे लेकिन अधिकार नहीं थे। इसके विपरीत कंपनी के अधिकारियों के पास अधिकार पूरे थे लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं था। तो जो भारतीय अधिकारी थे उनके पास जिम्मेदारी तो पूरी थी लेकिन कोई अधिकार नहीं थे उनके पास, और कंपनी के लोग वो पूरा अधिकार रखते थे लेकिन जिम्मेदारियां नहीं थी। दोनों ही तरफ के अधिकारी भ्रष्ट और दुराचारी लोग थे। अंग्रेज भी भ्रष्ट थे और भारतीय लोग भी भ्रष्ट थे। 1772 में कंपनी ने दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। कब? 1772 में। 1765 में तो बंगाल पे इन्होंने अपना अधिग्रहण करा। 1772 में दोहरी शासन व्यवस्था इन्होंने समाप्त कर दी और बंगाल का शासन अपने हाथ में लेकर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। लेकिन विशुद्ध रूप से व्यापार करने वाली कंपनी में जो अंतर्निहित बुराइयां होती हैं वे जल्द ही स्पष्ट झलकने लगती है। हुआ क्या, इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार कंपनी थी जिसका ढांचा पूर्वी देशों से व्यापार के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही इसका सर्वोच्च अधिकारी इंग्लैंड में रहता था। इसका जो कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी था वो इंग्लैंड में रहता था। ठीक है, ये क्या था कि ये सिर्फ एक कंपनी थी जो कि एक व्यापार करने के माध्यम से बनी थी, मकसद से बनी थी, और इसका जो ढांचा था वो सिर्फ पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए बनाया गया था। अधिकतर मतलब मैक्सिमम वह भारत से हजारों मील की दूरी पर था। इसके बावजूद करोड़ों लोगों के ऊपर इसने राजनीतिक आधिपत्य कायम कर लिया था। आप देखिए, भारत से हजारों मीलों की दूरी पर इंग्लैंड में वो बैठा हुआ था सर्वोच्च अधिकारी, और इतनी दूर से वो यहाँ के लोगों पर कब्जा करे बैठा था।
यहाँ पर पत्ता भी हिलेगा ना भारत में, तो इसकी मर्जी से हिलेगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सर्वोच्च अधिकारी इतना ज़्यादा काबिल हो, या भारत के जो लोग थे पुराने समय वो इतने मूर्ख हों। अब बात पुराने समय की करें या अब की करें, देखिए पुराने समय में भी विभीषण की वजह से ही भारत के राज्य जो है अपना प्रभुत्व खो बैठे थे। ब्रिटिशर्स से विभीषण ढूंढते थे। सपोज करो ब्रिटिशर्स को कोई विभीषण मिलता ही नहीं, भारत के लोगों की आपसी जो लड़ाई चल रही थी उसको वो आपस तक ही सीमित रखते, बाहर के लोगों का इंटरफेयर वो नहीं करवाते ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स की औकात ही नहीं होती कि वो कुछ कर सकें। ठीक है, खैर बहरहाल इस असामान्य स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार के आगे अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साम्राज्य का ब्रिटेन में बैठे कंपनी के अधिकारीगण हजारों मील दूर भारत स्थित अधिकारियों और सैनिकों की विशाल संख्या पर किस प्रकार नियंत्रण करें। बंगाल, मद्रास और बंबई में बिखरे हुए कंपनी के अधिकार क्षेत्रों के लिए भारत में एक ही नियंत्रण केंद्र किस प्रकार स्थापित किया जाए, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी कि कैसे हम इस बिखरी हुई व्यवस्था को एक केंद्रीकरण उसका करें। इनमें से पहली समस्या सबसे विकट थी और सबसे महत्वपूर्ण भी थी। इसके अलावा यह समस्या ब्रिटेन में जारी दलगत और संसदीय दांवपेचों से, अंग्रेज राजनेताओं की राजनीति महत्वाकांक्षाओं से और अंग्रेज व्यापारियों के व्यापारिक लोभ से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां आई। अब क्या था कि जो समस्याएं आ रही थी, एक तो बिखरा हुआ था, सारा शासन बिखरा हुआ था, उसको एक केंद्रीकरण करना था। इतनी दूर बैठा हुआ शख्स है, वो यहाँ आकर किस तरीके से कंट्रोल करें। हाँ, किसी विषय में पूछना हो, इस मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको दे दिया, ठीक है, और लेबर डिपार्टमेंट इसको दे दिया, और जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको दे दिया, और तीनों अपने अपने हेड हैं। इसको वो ये इतनी दूर बैठा है, इसको पहले इसको इससे संपर्क कर, इसको पूछना लेबर के बारे में। अब इतनी दूर बैठा हुआ है तो लेबर वाला अलग से वो भेजेगा कि अब तुम आ गए, अब तुम नहीं, ऐसा है। तो इस तरीके से बिखराव था। अब हुआ क्या, ये चाहते थे कि एक हो इन तीनों की, ये जो केंद्रीकरण एक के पास, फिर ये अकेला ही ऊपर रिपोर्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रशासन की मांग या डिमांड बढ़ने लगी, और इस तरह मतलब केंद्रीकरण की ओर ये कंपनी जो है जाने लगी। एक तरह से देखा जाए तो बंगाल के भारी संसाधन कंपनी के हाथों में आ गए थे, और उसके मालिकों ने फौरन ही लाभांश की दर बढ़ाकर 1767 में 10% कर दी थी, और 1771 में उन्होंने इसे और भी बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव रखा था। तो 1767 में उन्होंने 10% कर दी, फिर 1771 में और बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया। कंपनी के अंग्रेज सेवकों ने अपनी स्थिति का लाभ उठाकर गैर कानूनी और असमान व्यापार से भारतीय शासकों और जमींदारों से जबरदस्ती रिश्वत और तोहफे लेना तेजी से धन कमाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा धन कमाया इसी तरीके से कि जितना हो सके उतना लूट लो। क्लाइव जब 34 वर्ष की आयु में इंग्लैंड लौटा था, तो उसके पास इतनी संपत्ति थी कि प्रति वर्ष 40,000 पौंड की आय हो सके। क्या बात है, क्लाइव ने मात्र 34 वर्ष की आयु में इतनी संपत्ति उसने इकट्ठी कर ली थी। कंपनी द्वारा दिए जा रहे लाभांश की ऊंची दरों और उसके अधिकारी जो भारी संपत्ति लेकर स्वदेश लौटते, उसने ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे वर्गों में भी ईर्ष्या की आग भड़का दी। वही कि पड़ोसी भारत गया और 34 वर्ष की आयु में अरबों खरबों रुपए उसने जुटा लिए, और हम साले यहीं पड़े, सॉरी हम यहीं पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से लोग बाग ईर्ष्या करने लगे, पड़ोसी जलने लगे। कंपनी के एकाधिकार के कारण पूर्व के साथ व्यापार न कर पा रहे व्यापारी, उद्योगपतियों का उभरता वर्ग तथा आम तौर पर ब्रिटेन में मुक्त उद्यम की
उभरती शक्तियाँ, ये सभी उस लाभकारी भारतीय व्यापार और भारत की विशाल संपत्ति में हिस्सा बांटना चाहते थे। वो सभी चाहते थे कि तुम मालदार हो रहे हो, हमें भी मालदार बनाओ, हम भी भारत के साथ व्यापार करेंगे, हमें भी जो है धन वगैरह लूटना है, भारत को लूटना है। मतलब जिसका अभी तक कंपनी और उसके सेवक ही उपयोग कर रहे थे। इसलिए इस व्यापारी पर कंपनी के एकाधिकार को तोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश की और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बंगाल में कंपनी के शासन पर हमला भी किया। ब्रिटिशर्स पर हमला कर दिया। उन्होंने भारत से ब्रिटेन लौटने वाली कंपनी के अधिकारियों को अपना खास निशाना बनाया। इन अधिकारियों को नवाब कहकर उनकी हंसी उड़ाई जाती थी तथा प्रेस में और मंच पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। अभिजात वर्ग ने उनका बहिष्कार किया और भारतीय जनता का शोषक और उत्पीड़क कहकर उनकी निंदा भी की। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय जनता के बहुत बड़े हितकारी थे, समर्थक थे या भारतीय जनता के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे थे, नहीं। इसका ये इनका मकसद ये है कि कंपनी का एकाधिकार ख़त्म करना। हमें भी मतलब इतने सारे जो है पैसे का समंदर ये लेकर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत छींटे हम भी लेना चाहते हैं। तो इनका मकसद ये है। उनके दो खास निशाने क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग थे। कंपनी के विरोधियों को आशा थी कि नवाबों की निंदा करके वे कंपनी को अलोकप्रिय बना सकेंगे और फिर उसे स्थानच्युत कर सकेंगे। देखिए आगे क्या हुआ कि अनेक मंत्री और संसद के दूसरे सदस्य भी बंगाल की संपत्ति से लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। सभी लोग लूटना चाह रहे थे, सभी लोग। उन्होंने जन समर्थन पाने के लिए कंपनी को मजबूर किया कि वह ब्रिटिश सरकार को खिराज दे ताकि भारत से प्राप्त राजस्व के सहारे इंग्लैंड में टैक्सों का या सार्वजनिक ऋणों को बोझ कम किया जा सके, सार्वजनिक ऋणों का बोझ कम किया जा सके। ठीक है, तो वो भी ये चाह रहे थे कि जो कंपनी माल कमा रही है उस माल से अब नेता लोग भी भरें, अपनी अपनी जेबें भरें। तो उन्होंने जनता को भड़काना स्टार्ट कर दिया कि देखो इतना सारा माल कमा रहे हैं, अब हमें भी जो है हिस्सा चाहिए, क्यों, हम देश का विकास करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि वर्ष 1767 में संसद ने एक कानून बनाकर कंपनी के लिए ब्रिटिश खजाने में प्रति वर्ष 4 लाख पौंड देना अनिवार्य बना दिया। ब्रिटेन के अनेक राजनीतिक विचारक और राजनेता कंपनी और उसके अधिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शक्तिशाली बनकर कंपनी और उसके अधिकारी अंग्रेज राष्ट्र और उसकी राजनीति को भ्रष्ट कर सकते हैं। इनकी जो भ्रष्ट करने वाली नीतियां थी उनसे वो खुद ही डर रहे थे। हुआ क्या कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन की राजनीति अत्यंत ही भ्रष्ट हो चुकी थी। अब भ्रष्टाचार ब्रिटेन में भी बहुत चरम पर फैल रहा था। ठीक है, देखो ये एक ऐसी चीज़ है, ये जो भ्रष्टाचार है, हर देश, हर धर्म, हर समुदाय, हर जगह ये चीज़ मिलेगी, हर जगह, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कंपनी और उसके अधिकारियों ने अपने एजेंटों के लिए पैसे के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यताएं प्राप्त कर ली थी। अनेक अंग्रेज राजनेताओं को चिंता लगी थी कि भारत की लूट के बल पर कंपनी और उसके अधिकारी ब्रिटिश सरकार पर निर्णायक प्रभाव डालने की स्थिति में आ जाएंगे। कंपनी और उसके विशाल भारतीय साम्राज्य पर अंकुश लगाना आवश्यक था, वरना भारत की स्वामिनी बनकर कंपनी ब्रिटिश प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेगी और ब्रिटिश जनता की स्वतंत्रता नष्ट करने की स्थिति में आ जाएगी। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने भारत पे तो कब्जा करा ही करा, और भी बहुत सारे देशों पर इसने कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश के लोग खुद ही
जो है परेशान हो गए कि यार ये कंपनी ब्रिटिश पे ही ना कब्जा कर ले, है ना। मात्र कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों पर अर्थशास्त्रियों के उस उभरते वर्ग ने भी चोट की जो मुक्त व्यापार और उद्योग पर आधारित पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। शास्त्रीय अर्थशास्त्र के संस्थापक एडम स्मिथ ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशंस में सीमित सदस्यता वाली कंपनियों की निंदा की। एक शास्त्रीय अर्थशास्त्र हुए थे, उसके संस्थापक एडम स्मिथ, उन्होंने एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की संपत्ति, उसमें भी उन्होंने सीमित सदस्यता वाली कंपनी की निंदा की थी। इस तरह इस प्रकार की सीमित कंपनियां अनेक अर्थों में क्षतिकारी हैं। वे जिन देशों में स्थापित होती हैं उनके लिए कमोवेश असुविधाजनक होती है, और जिन देशों में दुर्भाग्य से उनकी सरकार स्थापित हो चुकी है उनके लिए विध्वंस का कारण होती है। आप समझे, जिन देशों में उनकी सरकार स्थापित होगी ना, मतलब ये दुर्भाग्य है उस देश का, वो उनके लिए विध्वंस का कारण होती है। इस तरह ब्रिटिश राज्य तथा कंपनी के अधिकारियों के परस्पर संबंधों का पुनर्गठन आवश्यक हो गया। आप समझिए, इस कंपनी ने इतनी तबाही मचा दी कि भारत और अन्य देशों पे तो कब्जा इसने करा ही करा, बल्कि अपने ही देश के जो ऊपर बैठे हुए लोग थे ना, जो संसद वगैरह जो अधिकारी थे, जो नेता मंत्री लोग थे, उन लोगों को भी इसके नाम से डर खाने लगे। मतलब वो लोग भी, इसने सब खरीद लिए, कहने का मतलब सब खरीद लिए, हर जगह अपने आदमी बिठा दिए इसने। फिर एक समय ऐसा आया कि जब कंपनी को सरकार से 10 लाख पौंड का ऋण मांगना पड़ा, लेकिन अगर कंपनी के अनेक शक्तिशाली शत्रु थे तो संसद में उसके शक्तिशाली मित्र भी थे। अब आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये किस विषय में बात कर रहा है और आज की क्या स्थिति है। कहते हैं ना, इतिहास से इंसान को सीखना चाहिए, तो आज की स्थिति का भी आप अंदाजा लगा पा रहे हैं। संसद में उसके शक्तिशाली मित्र भी थे। इसके अलावा सम्राट जॉर्ज तृतीय उसके संरक्षक थे। इसलिए कंपनी ने जमकर शत्रुओं का सामना किया और अंत में संसद ने एक समझौते का रास्ता निकाला लो, जिसके अनुसार कंपनी के हितों तथा ब्रिटिश समाज के विभिन्न प्रभावशाली वर्गों के बीच एक नाजुक संतुलन कायम हो गया। समझ रहे हैं, ब्रिटिश के जो संसद वगैरह थे उन्होंने भी समझौता ही करना बेहतर समझा कंपनी से। जिस तरह समझौते बाहर के लोग, भारत के राजा महाराजाओं ने किए, उसी तरह ब्रिटिश के संसद में जो लोग बैठे हुए थे वो लोग भी ब्रिटिश कंपनी के साथ समझौता ही कर पाए, इसकी मनमानियों को ख़त्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मित्रता जब बड़े बड़े लोगों से, राजा महाराजा पीएम सीएम लोगों से मित्रता हो जाएगी, उसी के लोग बैठ जाएंगे कंपनी के, तो फिर कहाँ जनता की सुनिएगा कोई, कहाँ क्या ही फर्क पड़ता है, क्या देशभक्ति और क्या सब चीज़ें, ये सब खोखली सी बातें नजर आने लगती हैं। यह तय किया गया कि कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियादी नीतियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा, ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को ब्रिटेन के उच्च वर्गों के सामूहिक हित में चलाया जा सके। साथ ही पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा तथा भारत में अपने अधिकारी नियुक्त करने का उसका बहुमूल्य अधिकार भी उसी के हाथों में रहेगा। हुआ क्या, भारत के प्रशासन का विस्तृत ब्यौरा कंपनी के डायरेक्टरों के लिए छोड़ दिया गया।
जो प्रशासन का विस्तृत ब्यौरा था, कंपनी के डायरेक्टर के लिए वो छोड़ दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ तथा उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गई। अब तक जो कंपनी खुलेआम खुले सांड की तरह घूम रही थी, अब उसकी गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार की निगरानी आ गई। ठीक है, आगे देखो। पर रेगुलेटिंग एक्ट जो था व्यवहार में जल्द ही बेकार सिद्ध हो गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके कारण ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर प्रभावी और निर्णायक नियंत्रण नहीं मिल सका। जो ब्रिटिश सरकार थी उसको कंपनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसका जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिला। यह कानून कंपनी और उसके उन विरोधियों के झगड़े को सुलझा नहीं सका जो लगातार शक्तिशाली और मुखर होते जा रहे थे। जो कंपनी थी और उसके जो विरोधी, जो जैसा कि हमने पढ़ा कि कंपनी के शत्रु भी थे और मित्र भी थे, तो कंपनी और उसके जो शत्रु थे, उसके जो विरोधी थे, उनके बीच में झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उन झगड़ों को शांत नहीं कर पाया। हुआ क्या, इसके अलावा कंपनी अपने शत्रुओं के हमलों का निशाना बनी रही, क्योंकि उसके भारतीय अधिकार क्षेत्रों का प्रशासन भ्रष्ट, दमनकारी और आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी ही बना रहा। जो भारतीय अधिकार क्षेत्र थे, उनका जो प्रशासन रहा कंपनी का, वो भ्रष्ट था, दमनकारी था और आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी। अब आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें स्वयं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, कि जो वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारी या अधिकारी कहूँ वो थे, उन्होंने अपनी खुद की जेबें भरी, खुद का पर्सनल, जैसा कि इसमें लिख रहा है भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब क्या होता है, जो समाज हित के लिए ना हो, जो स्वहित के लिए हो, अपना फायदा देखना। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जेबें तो भरी, उसने लहजे से तो आर्थिक बहुत विकास हुआ उनका, खुद का, समाज का या देश का या कंपनी का विकास कम होता गया। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक और कानून बनाना पड़ा, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। 1784 में एक और पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें एक तरह से उसको सुधार करने के लिए, उसमें जो दोष थे, जो कमियां थी, उनको हटाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। इस कानून के बल पर ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, उसके प्रभाव से ही जो ब्रिटिश सरकार थी उसका पूरी तरह से कंपनी के मामलों पर नियंत्रण हो गया। उसके भारतीय प्रशासन पर भी पूरी तरह से नियंत्रण सरकार का ही हो गया था। उसने भारतीय मामलों की देखरेख के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किए। इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके तहत 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए थे और इन्हीं को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया, जिसके अंदर 6 कमिश्नर थे, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और भारत सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन और संचालन इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को करना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको याद हो पहले बना था कंपनी का, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो काम होंगे उनका मार्गदर्शन इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही करना था। इस कानून से भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल के हाथों में दे दिया, ताकि अगर एक सदस्य का समर्थन भी गवर्नर जनरल को प्राप्त हो तो वह अपनी बात मनवा सके।
हुआ क्या कि इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया था। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि बंगाल वगैरह मतलब पूरे भारत को तो ये लोग जीत चुके हैं, अब युद्ध किससे करेंगे ये लोग? खैर, बाद में 1857 की क्रांति होती है, जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग प्रारंभ हुआ। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के राष्ट्रीय नीति का एक साधन बन गई। मतलब फाइनली हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले एक प्राइवेट संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, अब उसका नियंत्रण सरकार के हाथों में आ गया और वो एक राष्ट्रीय नीति का साधन बन गई। ठीक है। और अब भारत का शासन इस प्रकार चलाया जाना था कि उससे ब्रिटेन के शासक वर्गों के सभी भागों के हित पूरे हो सके। भारत और चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार सुरक्षित पाकर कंपनी भी संतुष्ट हो गई। भारत में ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त करने तथा सेवा मुक्त करने का लाभदायी अधिकार डायरेक्टरों के हाथों में बना। जो डायरेक्टर बनाए गए थे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उन्हीं के हाथों में बना रहा कि किसको सेवा मुक्त करना है, किसको नौकरी देनी है, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी कहाँ लगेगा, ये सब चीज़ें। इसके अलावा भारत की सरकार को भी उन्हीं के माध्यम से चलाए जाने की व्यवस्था थी। पिट के इंडिया एक्ट ने वह सामान्य ढांचा तो निर्धारित कर दिया जिसमें भारत की सरकार 1857 तक चलाई गई, पर बाद में कानूनों ने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जिनसे कंपनी की शक्तियों और विशेषाधिकारों में धीरे धीरे कमी आ गई। वर्ष 1776 में, अब वर्ष 1776 में आप याद रखो, पैरेलल में अमेरिका भी आज़ाद होने की लड़ाई लड़ रहा था और 1776 में वो आज़ाद हो गया था। तो वर्ष 1776 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह भारतीय साम्राज्य की शांति, सुरक्षा और उसके हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी काउंसिल की राय को ठुकरा सके। इन लोगों को कब से भारतीय शासन के अंदर शांति, सुरक्षा और अच्छा, भारत के अंदर अपने शासन की शांति, सुरक्षा और उसके हित। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें जो भारतीय व्यापार था उस पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त ही हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। मतलब एकाधिकार उसका समाप्त हो गया। अब और लोग भी, जो और बिजनेसमैन थे और ब्रिटिश नागरिक थे, वो बाकी सब लोग भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, सिर्फ एक कंपनी ही नहीं करेगी। आगे देखो, पर चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का ही एकाधिकार बना रहा, किंतु भारत की सरकार तथा उसका राजस्व कंपनी के हाथों में ही बने रहे। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के हाथों में ही रहा। 1833 का चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। अब आप समझे, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके अनुसार भारत के साथ व्यापार कंपनी के अलावा बाकी लोग, बाकी नागरिक भी कर सकते थे ब्रिटेन के, लेकिन चाय वगैरह का और चीन के साथ व्यापार वो भी कंपनी का डायरेक्टर, अब क्योंकि डायरेक्टर लोग ही रूल कर रहे थे, तो किसको लगाना है, किसको हटाना है, ये सब चीज़ें वो भी डायरेक्टर की, मतलब कंपनी की अल्टीमेटली, तो सारी चीज़ें तो कंपनी के हाथ में थी। तो फिर इसके बाद में एक और चार्टर आया 1833 का,
उस चार्टर ने चाय के व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था उस पर भी कंपनी का एकाधिकार ख़त्म कर दिया। भाई मोनोपोली सी हो गई थी, मोनोपोली सी क्या, मोनोपोली ही हो गई थी, उसको ख़त्म करा कि हटाओ यार, तुमने तो ड्रामा लगा रखा है। ठीक है। साथ ही कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। जो भी ऋण थे, जो भी मतलब कि कर्जा था कंपनी के ऊपर, भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। काश यार मेरा भी ऐसा कोई राजनीतिक में बहुत बड़े से पद पर दोस्त होता और मैं अरबों खरबों रुपए का कर्जा ले लूँ भारत सरकार का है। अच्छा अब तुम चिंता मत करो, अब ये कर्जा हमारा हुआ हम तुम्हारे दोस्त हैं खैर, अब उसे ही कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को उसकी पूंजी पर 10.5% लाभांश भी देना पड़ता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कड़े नियंत्रण में रहकर भारत में सरकार कंपनी चलाती रही। इस तरह ऊपर वर्णित विभिन्न संसदीय कानूनों ने कंपनी तथा उसके भारतीय प्रशासन को पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अधीन बना दिया। साथ ही यह भी माना जाने लगा कि भारत का रोजमर्रा का प्रशासन 6000 मील दूर रहकर नहीं चलाया जा सकता। जैसा कि जो बात पहले उठी थी कि 6000 मील दूर एक इंग्लैंड में जो है राजा साहब बैठे हैं और वो इतनी दूर से भारत पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत बाद में इन लोगों के माइंड में है कि इतनी दूर से शासन नहीं चलाया जा सकता, ना ही उस पर निगरानी रखी जा सकती। इसलिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च अधिकार दे दिया गया। जो गवर्नर जनरल थे ना काउंसिल में, उन्हीं को ही सर्वोच्च अधिकार दे दिए गए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर काउंसिल की राय को ठुकराने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। इसलिए अब वह भारत का वास्तविक और प्रभावी शासक बन गया था। गवर्नर जनरल यही भारत का प्रभावी शासक भी था और वास्तविक शासक भी था। ब्रिटिश सरकार की निगरानी, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में शासन चलने लगा। ये गवर्नर जनरल जो था ये ब्रिटिश सरकार के अधीन ही था, तो ब्रिटिश सरकार की निगरानी में शासन चलने लगा। इसके आगे चलिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन की एक नई प्रणाली की स्थापित की। लेकिन इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने से पहले अच्छा यह होगा कि हम उन उद्देश्यों को समझ लें जिनकी पूर्ति के लिए यह प्रणाली बनाई गई थी। मतलब कि अपने उद्देश्यों को पूरे करने के लिए अंग्रेजों ने एक अलग ही प्रशासन की मतलब प्रणाली बनाई थी। अब किस उद्देश्य के लिए प्रणाली बनाई गई थी, थोड़ा उन उद्देश्यों को जानते हैं। क्योंकि किसी देश की प्रशासन प्रणाली का प्रमुख कार्य यह होता है कि वह उसके शासकों के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य यह था कि कंपनी से लेकर लंकाशायर के उद्योगपतियों तक ब्रिटेन के विभिन्न वर्गों के अधिकतम लाभ के लिए वे भारत का आर्थिक शोषण कर सकें। समझ गए? अल्टीमेटली गोल यही रहा कि शोषण करना, भारत के लोगों का शोषण करना। ठीक है, यही उनका अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य, कंपनी से लेकर लंकाशायर के उद्योगपतियों तक ब्रिटेन के विभिन्न वर्गों के अधिकतम लाभ के लिए, मतलब शोषण ही करना है भारत का ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा जाए। वर्ष 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल सरकार के लिए दो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए। बंगाल सरकार के लिए ये उद्देश्य थे कि वे राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा भारत पर अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश राष्ट्र के लिए यथासंभव लाभदायी बनाना। मतलब भारत अब ब्रिटेन ही बन चुका था और भारत के लोगों का ये काम था बंगाल की सरकार का कि भाई अब आप ब्रिटेन को ही जो है लाभ पहुंचाने में काम करो। ठीक है, साथ ही भारत पर विजय
और उस पर विदेशी शासन का पूरा खर्चा भी स्वयं भारत से ही निकाला जाना था। क्या बात है यार। इसलिए भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की जांच पड़ताल परम आवश्यक है। इसके बाद भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। अब जांच पड़ताल की जो आवश्यकता पड़ी आर्थिक नीतियों की, उससे पहले ये तो जाने कि आर्थिक नीतियाँ थी क्या अंग्रेजों की भारत में। तो भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ 1757 से लेकर 1857 के बीच। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ को समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसके आगे हम अगली वीडियो में करवाएंगे। और आप लोग थोड़ा सा, जैसे मैं धीरे बोल रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। और मुझे पता है काफ़ी स्लो मोशन टाइप का भी हो रहा है, तो आप हाई स्पीड मतलब स्पीड बढ़ा करके भी देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 चलेगा यहाँ से। चलिए, ओके, जय हिंद।